वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। हम ये सीरीज चला रहे हैं जीके प्रश्नों का महासंग्राम, एक क्लास सब खल्लास, जिसमें आपको मैं रोज ही बताता हूँ कि कौन कौन से विषय हम शामिल कर रहे हैं। साथ ही एक निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न होने वाला है, मेहरौली का लौह स्तंभ है या मेहरौली का लौह स्तंभ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या समुद्रगुप्त से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मेहरौली का लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा एक और ऑप्शन है फोर्थ, तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कलंदर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसके हमारे ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बाबर। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। बाबर ने बादशाह, कलंदर और गाजी आदि उपाधियां धारण कर रखी थी, तो इसलिए बाबर का एक और नाम हो गया था कलंदर। और बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, और यह तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन देख रहे हैं हम, दिन रात का होना, ग्रहण का लगना, ऋतुओं में परिवर्तन या खगोलीय घटनाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं का परिवर्तन होता है। ऋतुएं तीन प्रकार की होती हैं, शीत, ग्रीष्म और बरसात। अगला प्रश्न देखेंगे, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? एक बार और प्रश्न पढ़ दूं, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो ऑप्शन है हमारे त्याग समुद्र, गंगाकोंड, मुंडीकोंडा या पंडित चोला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा त्याग समुद्र। त्याग समुद्र की उपाधि राजा राजेंद्र ने धारण नहीं की थी। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इसका वास्तविक संस्थापक था राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा धन विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है? तो हमारे ऑप्शन है 14 दिन तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है। और धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं इसका फैसला स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। और वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब, और उनका संसदीय क्षेत्र है कोटा, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर ऑप्शन है सीधी जाती है, मुड़ जाती है, रुक जाती है या लौट आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुड़ जाती है। ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में वसा का संचयन होता है। तो ऑप्शन है हमारे इपिथेलियम कोशिका, एडिपोज ऊतक, एपिडर्मिस या यकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडिपोज ऊतक। मानव शरीर में वसा का संचयन एडिपोज ऊतक में होता है और वसा का संचयन त्वचा के निचले भाग में एडिपोज ऊतक के अंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा, वोल्ट, जल का अपेक्षित घनत्व, यह सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं? तो विद्युत धारा नापते हैं। अच्छा, हम वोल्ट कैसे नापते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। और जल का अपेक्षित घनत्व नापते हैं हम हाइड्रोमीटर से। तो अमीटर से क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु सभ्यता का नगर कौन सा है? दुर्ग यानी कि उसके आसपास चार दीवारी नहीं है। तो इसके हमारे ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चन्हूदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो बिना दुर्ग के सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है। अन्य ऑप्शन देखते हैं,
तो कालीबंगा, तो कालीबंगा का शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और यह राजस्थान में स्थित है। एक और हमारा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तो इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। और सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजड़िए शब्द का प्रयोग किया जाता है सांडों की लड़ाई में, राजनीति में, स्टॉक एक्सचेंज में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन 3, तेजड़िए शब्द का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। इसी प्रकार एक और शब्द है मंदड़िया। तेजड़िया और मंदड़िया दोनों शब्द स्टॉक एक्सचेंज में ही प्रयोग किए जाते हैं। और भारत में 2 मार्केट हैं, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, गोदावरी, नर्मदा, शिप्रा या लूनी। तो सही जवाब हो जाएगा लूनी। लूनी नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। गोदावरी नदी त्रंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से। नर्मदा और शिप्रा दोनों मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ऑप्शन है हमारे सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, इकबाल या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। और यह किस किताब से लिया है? आनंद मठ से। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है? इन्होंने हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है। अगला प्रश्न है, श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। इंडोनेशिया को मसालों का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो हमारे ऑप्शन है जैविक वायरस, प्रोग्राम, सिस्टम हार्डवेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है जो किसी का कंप्यूटर अधिग्रहित करने के लिए या उसमें कोई खराबी लाने के लिए या डाटा चुराने के लिए बनाया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो एक प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है हमारा, सिगफ्राइड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है? तो ऑप्शन है हमारे जर्मनी और पोलैंड, भारत और अफगानिस्तान, जर्मनी और फ्रांस या रूस और फिनलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को हम सिगफ्राइड सीमा रेखा कहते हैं। जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा को हिंडनबर्ग कहा जाता है, हिंडनबर्ग। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है? तो हमारे ऑप्शन है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होना, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना, लघु एवं मध्यम उद्योग एक साथ होना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना ही द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था कहलाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का एक साथ होना कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है क्योंकि यहाँ पर निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रजत क्रांति का संबंध है तिलहन से, अंडा उत्पादन से, मछली उत्पादन से या दूध उत्पादन से? तो सही जवाब हो जाएगा अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो ऑप्शन है हमारे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या रेबीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेबीज। रेबीज रोग मच्छर के कारण नहीं फैलता है, यह कुत्ते की वजह से फैलता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन देखते हैं न्यूटन, जॉन हेनली, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस ने। और न्यूटन ने गति संबंधित नियम दिए थे। अगला प्रश्न है अष्टमुडी, यह अष्टमुडी आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन देख रहे हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो सही जवाब हो जाएगा केरल। अष्टमुडी आर्द्रभूमि केरल में, जिसे हम इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं। और प्रतिवर्ष वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को।
अच्छा, इसके लिए कन्वेंशन हुआ था, आप बता सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए एक रामसर कन्वेंशन हुआ था जो कि ईरान में हुआ था। वहीं से वेटलैंड का आइडिया निकल कर आया और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। और रामसर एक ईरान का शहर है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? ये गलत टाइप हो गया। पूर्व में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ऑप्शन देखते हैं हम, लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर या मृत सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेथिस सागर, यानी कि ऑप्शन 3। पूर्व में हिमालय के स्थान पर क्या था? टेथिस सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन है नीम, पीपल, बरगद, आम। इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होगी, सीधा बता देते हैं बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। अच्छा, नीम का वैज्ञानिक नाम है इंजिरेक्टा इंडिका और आम का वैज्ञानिक नाम है मेजाफिरा इंडिका और पीपल एक बहुत ही पूजनीय वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसके हम ऑप्शन देख रहे हैं 1950-51, 1951-52, 1952-53 या 1956-57। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1951-52, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव 1951-52 में आयोजित किए गए थे और उस समय हमारे चुनाव आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन देख रहे हैं हम, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। कथकली केरल से जुड़ा हुआ एक नृत्य है। अन्य ऑप्शन देखते हैं तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुचिपुड़ी है और तमिलनाडु से संबंधित नृत्य है भरतनाट्यम। उड़ीसा की राजधानी मैं आपको बता देता हूँ, भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में ही लिंगराज टेम्पल बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखें। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? पुनः स्थापित का मतलब है जो दांत टूटकर वापस आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे 20। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या है 20। और वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने? 32 दांत होते हैं। और मनुष्य के दांत को 4 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला है कृंतक, दूसरा है हमारा रदंतक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रचलन प्रणाली सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाली प्रयुक्त हितैषी प्रणाली है? यानी कि कंप्यूटर में कौन सी प्रचलन प्रणाली सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन देखते हैं यूनिकास, सीपीएम, डीओएस या विंडोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंडोज। मोस्टली कंप्यूटर विंडोज द्वारा ही पावर होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा विंडोज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? तो ये प्रश्न हमने कल भी देखा था कि स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकिल और लोहा तीनों का एक मिक्सचर है और एक मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में एल्यूमिनियम नहीं होता है, इसमें क्रोमियम, निकिल और लोहा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन हमारे हैं पीटी उषा, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी या अरुणिमा सिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। यह प्रश्न मैंने मध्य प्रदेश भारत की प्रथम महिला वाले वीडियो में भी कवर किया है। उसका वीडियो मैं आज आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। उसमें मैंने भारत की सारी प्रथम महिलाएं, कौन पहली प्रधानमंत्री, कौन पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, सभी बताया है। तो भारत में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है बछेंद्री पाल। और अगर दिव्यांग महिला की बात करें ना तो इसमें आ जाएगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? धातु की बात हो रही है तो ऑप्शन देखते हैं ओस्मियम, लिथियम, रेडान या चांदी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ओस्मियम। ओस्मियम सर्वाधिक भारी धातु है आवर्त सारणी की। चलो अन्य ऑप्शन देखेंगे अब हम। लिथियम, तो यह सबसे हल्की धातु है और प्रबल अपचायक है। रेडोन देखते हैं तो यह सबसे भारी गैसीय तत्व है। क्या है? रेडियन। अगर धातु की बात करें तो ओस्मियम है। अगर लेकिन हम बात करें गैस की तो सबसे भारी गैस है हमारी रेडान। क्या है? रेडान। ये अक्रिय गैस है। साथ ही एक और ऑप्शन है चांदी। तो चांदी विद्युत की सर्वाधिक चालकता दर्शाती है, यानी कि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक कौन है? तो वो है हमारे चांदी। चांदी को हम एजी फार्मूला दर्शाते हैं, एजी। अगला प्रश्न देखते हैं।
भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो ये तो आप सभी को यही पता होगा कि भांगड़ा पंजाब का नृत्य है, इसमें किसी ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। पंजाब कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा। और इसके साथ एक गिद्धा नृत्य भी है, गिद्धा, तो वो भी पंजाब से ही संबंधित है और गिद्धा नृत्य को मुख्यतः महिलाएं करती हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसमें प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो हमारे ऑप्शन है अमेरिका, सोवियत संघ, जापान और इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ, जिसे हम पहले यूएसएसआर नाम से जानते थे। तो इन्होंने सबसे पहले अपना अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ा था जिसका नाम था स्पुतनिक। वर्तमान में सोवियत संघ का नाम है रसिया या रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो ऑप्शन हम देख रहे हैं भील, गारो, पटेलिया या गोंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोंड। गोंड जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है और देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है। साथ ही द्वितीय स्थान पर अगर कोई जनजाति तो वह संथाल। तो प्रथम नंबर पर है गोंड और द्वितीय नंबर पर है संथाल। भील मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं किसने क्या कहा। तो इसी में हम देख रहे हैं कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ऑप्शन है हमारे हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर या जूलियस सीजर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन। ये उक्ति नेपोलियन ने दी थी। हिटलर को आप सभी जानते ही होंगे। अगला प्रश्न हमारा 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन देख रहे हैं लंदन, कनाडा, ब्राजील या भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा में 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे और यह कनाडा किस शहर में आयोजित किए गए थे? हैमिल्टन। हैमिल्टन शहर में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? तो ऑप्शन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम अप्रतिकारी गैस भी बोलते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो उनके नाम मैं आपको बता दूं मैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को हम भारी जल भी बोलते हैं, जिसे हम D2O से दर्शाते हैं। एक बार और आपको मैं तीनों समस्थानिक के नाम बता देता हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार है? तो हमारे ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या भारत भूटान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा का विस्तार भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में है और इसमें बहुत ही फेमस और खुकार रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना किस राज्य की राजधानी है? तो इसमें मुझे लगता है ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है। सीधा ही हम बता देते हैं पटना किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। झारखंड की राजधानी है रांची और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है हमारा पंडिता रमाबाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरोजनी नायडू या महादेव गोविंद रानडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पंडिता रमाबाई ने औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना करी थी और यह 1990 में जब अमेरिका से लौटी थी उसके बाद ही इन्होंने शारदा सदन स्कूल की स्थापना करी थी। तो यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा यार कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।